हाँ जी बच्चों, टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से, पहले तो ये बता दूं। तो लिविंग वर्ल्ड वी हैव डन, लिविंग वर्ल्ड वी हैव डन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, with respect to एनिमल किंगडम। ठीक है, ये एनिमल किंगडम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर दिया। अभी तीसरी चीज जो चल रही है, जो ऑनगोइंग टॉपिक है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल किंगडम का कुछ भी पढ़ने से पहले मुझे उसके क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। उसके लिए बेसिस कौन कौन से लिए हमने वो पता रहना चाहिए। तो दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, कल की क्लास में, वो पहली क्लास में हो चुका है। ठीक है, 5 बेसिस हैं, देयर आर 5 बेसिस। उनमें से 4 हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस्ड हैं, एक एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, तो उसका भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कल जो हमने पांचों लिखे, जो भी हम लोगों ने कल कंप्लीट किया, उसके अंदर अब एक एक करके वो सारी डिटेलें जो है कंप्लीट करने वाली हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर। ये जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट कहां से है और किस तरह ये एनिमल क्लासिफिकेशन में हम लोग की हेल्प करेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर्स। तो आप ये समझ लीजिए कि जर्म लेयर्स टोटल मिला के 3 होती हैं, है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और ये जर्म लेयर बनती कब है? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स के अंदर बनेगी। ठीक है, तो एनिमल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेंगे तो वहां पे ये बनेगा। तो ये बात आप कर लो, यहां पे लिख लो कि जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, germ layers are formed in animal embryonic development। कब बनते हैं? ड्यूरिंग गैस्ट्रुला स्टेज, GASTRULA, ड्यूरिंग गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो कि ब्लास्टुलेशन के बाद आती है, ब्लास्टुला के बाद आती है, उसमें जर्म लेयर्स बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3 जर्म लेयर्स हैं। जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं? जर्म लेयर्स आर 3 इन नंबर। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। देयर आर 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, और क्या है वो? जर्म लेयर्स है। दीज आर जर्म लेयर्स। और जर्म लेयर्स मैंने जैसा कि बताया कि ये सिर्फ आप कहां देखोगे? एनिमल्स में देखोगे, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में देखोगे। प्लांट्स के अंदर ऐसी कोई जर्म लेयर जैसा कॉन्सेप्ट हमें दिख नहीं रहा है, तो एनिमल्स के अंदर ये है और गैस्ट्रुला स्टेज में होंगे। साथ ही साथ ये 3 होते हैं। और कल हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि जहां इनमें से 2 होती हैं उसको हम जो है डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, और जहां 3 लेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर कोई लेयर एब्सेंट होगी तो वो कौन सी एब्सेंट होगी? तो दिस इज एब्सेंट इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है और इसकी जगह कुछ और प्रेजेंट होता है ना। नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल है, नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में इन प्लेस ऑफ मीजोडर्म। इंपॉर्टेंट बात है, अ नॉन लिविंग
जेल लाइक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए जेलेटिनस, जेल लाइक मटेरियल, ठीक है। अ नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल remain present in place of mesoderm, ठीक है। mesoderm की जगह क्या मिलेगा आपको, ये नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल। तो आपको मैं बता दूं कि कल ही हमने प्लेसमेंट जो करी थी, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में दो फाइलम हमारे प्लेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्लेस होते हैं, पोरीफेरा और नाइडेरिया। तो डेफिनेटली पोरीफेरा और नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक है, उसमें मेसोडर्म नहीं है। और वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे एक जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली क्या इनका नाम दोनों फाइलम में अलग अलग तरीके से लिखेंगे, तो हां कुछ इसी तरीके का केस है। पोरीफेरा में, इन porifera the name is given mesohyl, that non-living gel-like material is mesohyl। और इन नाइडेरिया या टीनोफोरा दोनों केसेस में इट इज कॉल्ड मीजोग्लिया, ठीक है बच्चों। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर एब्सेंट होती है, एक तो ये बात, और दूसरी बात कि अगर वो लेयर एब्सेंट होती है तो उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है। तो उसकी जगह प्रेजेंट होता है मीजोहाइल इन पोरीफेरा, जिसको हमने पैराजोआ भी कहा था, ठीक है। और मीजोग्लिया इन नाइडेरिया, नाइडेरिया के साथ टीनोफोरा भी आप इसमें लिस्ट कर लोगे। तो ये तो एक जनरल आइडिया हुआ कि भी जर्म लेयर का ये आउटलाइन है। इसके अलावा जर्म लेयर्स का फेट क्या होता है, करती क्या है जर्म लेयर, क्यों जरूरी है इतना। तो जर्म लेयर्स का फेट है दे फॉर्म टिश्यूज। तो जर्म लेयर्स फॉर्म, अगला जो पॉइंट है, जर्म लेयर गिव राइज टू टिश्यूज, मतलब एनिमल टिश्यूज। बॉडी में टिश्यू बनेगा, टिश्यू से बाद में ऑर्गन्स बनेंगे, तो किससे बनेंगे, यही जर्म लेयर से बनेंगे। तो जर्म लेयर गिव राइज टिश्यूज। और बच्चे टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं 4, ऑल 4 टिश्यूज। मतलब मेरे मन में सवाल आना चाहिए कि सर इसका मतलब यह हुआ कि 4 टिश्यू में से जो टिश्यू मीजोडर्म से बनते होंगे वो टिश्यू फिर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में नहीं बनेंगे। तो डेफिनेटली आंसर हां में, ठीक है। तो मतलब जो टिश्यूज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में मीजोडर्म से बनते हैं वो टिश्यूज वहां पे एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस बात को भी जानेंगे कि कौन से टिश्यूज कहां से आते हैं, किस तरीके से रहता है। लेकिन उससे पहले हम जर्म लेयर के आगे और पहले की कहानी समझ लेते हैं कि ये पूरा जो डिटेल है वो कहां पे शुरू हुआ, इस बात को समझना जरूरी है। तो ये जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन तब शुरू होता है जब स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज करेगा। स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद मोरुला बनेगा, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला के बाद जर्म लेयर फॉर्मेशन की बारी आएगी, ठीक है। तो ये सारे सीक्वेंसेस होंगे। अब ये जो इवेंट है, वैसे तो एम्ब्रियोलॉजी में हम ये इवेंट्स को पढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ एक बातें यहां पे आपको जो है रिमाइंड हो सकती हैं, समझ में आ सकती हैं। तो इसे जो है करके समझ के देखना जरूरी है। थोड़ा देख लेते हैं, जैसे क्लीवेज वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो भी थोड़ा आपको इंट्रो मिल जाएगा उसमें। तो लेट अस सी कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर में। कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर में हम शुरू करते हैं इसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री, और फिर फेट ऑफ जर्म लेयर भी मैं यहां पे आपसे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट अस सी। जो आइडिया है वो ये है कि सबसे पहले जो स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज होगा। द इवेंट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ और इट इज अ सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो। एक नई टर्म मैं बता रहा हूं, वैसे भी कहीं हो सकता तुमने सुना होगा, जाइगोट। दिस इज जाइगोट। जाइगोट, a single celled embryonic फेज, एक सेल वाला एम्ब्रियोनिक स्टेज है या फेज है। स्पर्म एंड ओवम जो है दे आर हैप्लॉइड, बट दिस जाइगोट इज डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है। इस जाइगोट के अंदर कुछ डिवीजन का प्रोसेस होता है, विच इज ऑलमोस्ट जिसको आप माइटोटिक डिवीजन जैसा ही कहोगे। और इस डिवीजन फेज को हम बोलते क्लीवेज, CLEAVAGE, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब सेगमेंटेशन से है या डिवीजन से है। तो इट इज लाइक ए माइटोटिक, मतलब ये माइटोटिक डिवीजन के जैसा है। ठीक है, तो माइटोसिस में जिस तरह से 2 सेल्स बना करते हैं, वही यहां पे भी इसी तरीके से बनेंगे। लेकिन ये समझो कि जाइगोट में ये डिवीजन यूं शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जहां ये डिवीजन शुरू होता है तो इस डिवीजन को फिर आगे डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। वो जब एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लीवेज जो है जैसे होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, इस तरीके से आइडियाज जाएंगे। मतलब आप देखो कि देयर इज ये ऊपर जहां से लाइन शुरू हो रही है फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है, जहां लाइन शुरू हो रही है दिस इज, ऊपर पॉइंट कहते हैं हम एनिमल पोल और नीचे वेजिटल पोल। एनिमल पोल और वेजिटल पोल, दिस इज एनिमल पोल और दिस इज, चूंकि अभी हम एम्ब्रियोलॉजी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे जो कि आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाले फेज में होता है, तो अभी जस्ट हम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हम इसमें जर्म लेयर्स को पता पाए। तो यहां पे क्लीवेज हुआ एनिमल पोल से वेजिटल पोल। तो आपको एक जनरल आइडिया दे दूं, जब किसी जाइगोट में, ऐसे एग का जाइगोट है जहां पे योक की अमाउंट ना के बराबर है, तो योक की अमाउंट जब ना के बराबर होती है, एलेसाइथल एग्स हुआ करते हैं, तो वहां से क्लीवेज ऊपर से लेके नीचे तक पूरा होता है। दिस इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कैसा, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिया, दिस इज ऑफ होलोब्लास्टिक क्लीवेज, कंप्लीट क्लीवेज का है। अगर यहां आधे में योक भरा होता तो ये क्लीवेज ऊपर तक ही जाता और इसको हम इनकम्प्लीट या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा होता, यहां पे योग भरा रहता, तो दिस इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये ऊपर केवल साइटोप्लाज्म इतना डिवाइड होगा। लेकिन हम एक आइडियल डायग्राम पूरा डिटेल बताना चाहते हैं, तो इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। फिर दूसरे क्लीवेज इसके 90 डिग्री पे पड़ते हैं। मतलब आप ऐसे सोचो, दिस इज अभी अभी मैंने जो शो किया, दिस इज लाइक हॉरिजॉन्टल, ये अभी दूसरा इसके 90 डिग्री पे जाएगा। तो दूसरा क्लीवेज जो होगा उसकी लाइन में यहां शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस तरह से इसके पूरा परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल। तो आप सोचो कि वो मैं ड्रॉ कैसे करूं। तो असल में उस क्लीवेज को शो करने के लिए यही लाइंस होंगी जो आपकी किनारे पेरिफेरी दिख रही हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो तीसरा क्लीवेज बता देता हूं। तीसरा क्लीवेज इसका जो है कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा, उसके 90 डिग्री पे, मतलब यूं जाएगा। तो ये वाला क्लीवेज, ये मान लेता हूं थर्ड क्लीवेज है, क्योंकि पहला ये हुआ, दूसरा उसके पैरेलल ऐसे हो गया, तो इसे मैं दूसरा कहूंगा, या इसको, ये भी दूसरा ही है। और फिर हमने कट कर दिया। मतलब आपको जिसको इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है, तो एज्यूम ए टोमेटो, एक टोमेटो है, उसे इस तरह कट किया, फर्स्ट क्लीवेज 90 डिग्री, सेकंड क्लीवेज थर्ड 90 डिग्री बट हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री बट हॉरिजॉन्टल। और आप एक नियम आपको देखने को मिलेगा, हर क्लीवेज के बाद नंबर जो है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, और जो नंबर से जो ये सेल्स बन रहे हैं, इनको हम ब्लास्टोमियर्स कह देते हैं। ठीक है, आफ्टर ईच क्लीवेज द फॉर्मूला इज 2:n। n इज नंबर ऑफ क्लीवेज इक्वल टू नंबर ऑफ, इससे बात क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इन एम्ब्रियो।
कितने ब्लास्टोमियर्स बने, ये एडिशनल एडवांस मान लो, एडिशनल मान लो, कोई भी, चूंकि लगे हाथों डिटेल हमें मिल रही है तो क्यों ना इसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। अब आप ये समझिए कि जैसे मैं आपसे कहूं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स आफ्टर फोर्थ क्लीवेज, तो चौथे क्लीवेज के बाद नंबर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द नंबर 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिफ्थ के बाद 32 हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? अभी तक ये जो नंबर ऑफ सेल्स के बाद है क्या है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगी, ये स्ट्रक्चर मलबरी के फ्रूट जैसा हो जाएगा, जैसा कि शहतूत होता है उस तरह से ये स्ट्रक्चर कुछ यूं दिखाई देगी। ठीक है, इनमें से हर एक सेल एक ब्लास्टोमियर है। और आप ये देखो, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, दिस इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर और नोन एज मोरुला। नॉर्मली मोरुला को ए टू 32 सेल तक कहा जाता है, लेकिन इवन 64 सेल्ड स्ट्रक्चर इफ इट इज सॉलिड, इफ इट इज सॉलिड, अंदर कोई कैविटी नहीं बनी है, देन इट इज कॉल्ड मोरुला। अर्ली एम्ब्रियो मोरुला होता है। ठीक है, अगला स्टेज, अब मुझे इसका टीएस काट के देखना पड़ेगा। तो ये जो क्लीवेज हुआ, क्लीवेज का रिजल्ट क्या है, क्लीवेज का रिजल्ट है मोरुला। क्लीवेज का रिजल्ट क्या है, इट इज मोरुला स्टेज। तो मोरुला इज 8 to 34, 32 और 64 इतने सेल तक। इसके बाद फिर कोई कैविटी बननी शुरू हो जाएगी और ये ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस जो है माना जाएगा, यहां पे ब्लास्टुला बनेगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोरुला इनटू ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। ठीक है जी, यहां जो स्टेज बनी दिस इज ब्लास्टुला, ये ब्लास्टुला स्टेज होती है। और ब्लास्टुला को थोड़ा सा हम डिटेल अगर ड्राइंग में देखेंगे तो आपने ये पाया होगा कि ये डायग्राम आपने जो है कहीं ना कहीं देखा है, 12th के एग्जाम में भी आता है ये डायग्राम। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम का भी है और कंपटीशन का भी है, क्योंकि उसमें आपसे ये पूछ लेते हैं कि कहां पे कौन सी डिटेल है। दिस इज एम्ब्रियो ऑफ किसी भी मैमेलियन एम्ब्रियो को आप कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ह्यूमन एम्ब्रियो कंसिडर कर ले रहा हूं। जब हमने स्टेज का देखो, बाहर से जब देखोगे तो बाहर से तो ये सेल सेल ही दिखाई देंगे। व्हेनेवर वी आर कटिंग डाउन ए सेक्शन, तो सेक्शन देखने पे मुझे पता लग रहा है कि भैया ये तो हॉलो स्ट्रक्चर है और यहां पे भरा हुआ है लिक्विड। ठीक है, और इसको ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल भी कह सकते हो, ब्लास्टोसील भी कह सकते हो, लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज ब्लास्टोसील। तो एक इंफॉर्मेशन और मिल रही है कि भाई यहां पे अगर मार्किंग आ जाती है कि ये क्या है, तो यू विल से दिस इज ब्लास्टोसील, या समटाइम्स इसको सीलोब्लास्टुला भी कहा गया। इट इज ब्लास्टोसील और सीलोब्लास्टुला। ठीक है, आपके बुक में सीलोब्लास्टुला कहीं लिखा नहीं मिलेगा, आपको तो ज्यादा से ज्यादा ब्लास्टोसील लिखा मिलेगा। तो ये कैविटी ब्लास्टोसील है। ये जो ऊपर पूरा बंच दिख रहा है सेल्स का, दिस इज कॉल्ड एज इनर सेल मास। इनर सेल मास बच्चों, फ्यूचर में दिस इज द फ्यूचर लेयर्स, जर्म लेयर्स, यही फ्यूचर जर्म लेयर्स हैं, इन्हीं से बनेगा। और ये जो बाहर वाली लेयर है, अर्ली एम्ब्रियो को, ये छोटे छोटे जो बाहर वाली कवरिंग लेयर है, अर्ली एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन दिलवाती है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, TROPHOBLAST। बेटा ट्रोफोलॉजी न्यूट्रिशन की स्टडी होता है। ट्रोफोलॉजी क्या है, न्यूट्रिशन की स्टडी। ये वो लेयर है, ब्लास्ट मतलब लेयर, ट्रोफो मतलब न्यूट्रिशन। दिस इज द लेयर जो कि क्या बना रही है, जो कि इसको न्यूट्रिशन दिला रही है। असल में ब्लास्टुला, दिस इज द ब्लास्टुला स्टेज। और बेटा ब्लास्टुला में आपने क्या देखा, ब्लास्टुला में डिफरेंट आउटर सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट बना रहे हैं, इनर सेल मास है और एक कैविटी है। ये तीनों नाम याद रख लेना। ये जो अंदर अकेले किसी सेल को क्या कहते हो, इनर सेल मास इज कंपोज्ड ऑफ ब्लास्टोमियर्स। क्या बना, किसका बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स का बना हुआ है और ब्लास्टोमियर्स से ही आगे जर्म लेयर्स बनेंगे। ठीक है, इन्हीं ब्लास्टोमियर्स से जो इनर सेल मास का हिस्सा है। और इस तरह से ये
स्टेज अब आगे कन्वर्ट होती है गैस्ट्रुला में। तो हाउ इट इज गोइंग टू बी, ये आगे यहां पे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो आप ये देखो, लेट अस सी कि यहां पे अगला स्टेज, अगला जो प्रोसेस है, इट इज गैस्ट्रुलेशन। दिस इज गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, प्रोसेस क्या हुई? गैस्ट्रुलेशन। और इसे साधारण भाषा में कहूं तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। क्या बनेगी इसमें? फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। तो यहां पे जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। एंड कैसे होगी? लेट अस सी। ये जो इनर सेल मास है, सबसे पहले ये 2 लेयर्स में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं कर दूं इसमें, ये बाहर वाली लेयर को तो मैं ऐसे ही शो करूंगा, लीनियर बना दिया मैंने से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और बीच वाले सेल आप ऐसे सोचो, ये एक बलून है, ये बलून है, इसके अंदर 2 तश्तरी फिट कर रखी हैं, एक यहां पे और एक इसके ऊपर, 2 डिस्क फिट कर दी। मतलब यू टेक 2 कॉइन्स या डिस्क ले लिया आपने और उसके ऊपर पूरा बलून बना दीजिए। यानी कि अभी ये दोनों कॉइन बलून के अंदर है। तो उसका जो सेक्शन आप देखोगे, यू विल सी कि ये ऐसा दिख रहा। इनर सेल मास गेट अरेंज्ड इनटू 2 लेयर्स। ठीक है, ये 2 लेयर्स हैं। एक ऊपर वाला लेयर जो है वो एपीब्लास्ट है, निचला लेयर क्या है? दिस इज हाइपोब्लास्ट। दिस इज एपीब्लास्ट और दिस इज हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, ये बात जान लो कि एपीब्लास्ट फ्यूचर एक्टोडर्म है। एपीब्लास्ट इज फ्यूचर एक्टोडर्म और ये हाइपोब्लास्ट जो है ये फ्यूचर एंडोडर्म है। ठीक है, दिस इज द लेयर। अब सिर्फ मैं ये देखो, जब डिस्क होगी, डिस्क को जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटोगे तो आपको लाइन ही दिखाई देगी, है ना। असल में ये एक डिस्क ऊपर है, एक डिस्क नीचे है ना। कुछ ऐसे समझ लो कि भी ये 2 लेयर्स हैं और ये सैंडविच जैसा यहां पे कुछ बनने वाला, मैंने जान के बीच में जगह छोड़ी है। इस चीज को मैं यहां ले आता हूं, यहां समझाने के लिए है। तो ये अपर एपीब्लास्ट है और दिस इज लोअर हाइपोब्लास्ट। समझ लो, ये ऊपर वाली लेयर दिस इज एपीब्लास्ट एंड लोअर लेयर इज हाइपोब्लास्ट। ऊपर से क्या हो रहा है कि एपीब्लास्ट के अंदर से ये स्टार शेप्ड सेल्स, जिनको मेसेनकाइमल सेल्स कहा जाएगा, ये ऊपर से नीचे आ रही हैं। दीज आर कमिंग डाउन एंड रेगुलरली दीज आर मर्जिंग विद, ये बीच बीच में यहां पे फंस जाती हैं आके और हाइपोब्लास्ट में ट्रैप हो जाती हैं। दीज सेल्स आर फॉलिंग डाउन ऑन हाइपोब्लास्ट एंड बिकम द पार्ट ऑफ हाइपोब्लास्ट। जैसे ही ये सेल यहां पे मर्ज करती हैं, नाउ दिस लेयर बिकम एंडोडर्म। Hypoblast after receiving the cells from epiblast, they become, क्या हो जाएंगे ये? अब हम इसको बोल देंगे एंडोडर्म। जैसे ही हमने इसको नाम एंडोडर्म दिया, एपीब्लास्ट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। और धीरे धीरे क्या होगा कि यहां पे ये सेल्स भरते जाएंगे और नीचे भी काफी सारे ये सेल्स मर्ज होते जाएंगे। ऊपर भी सेल भर गए हैं और ये पूरी जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, यहां भरने के बाद जो बीच वाला लेयर है, नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म। तो एक मेरा क्लासिकल क्वेश्चन यहां पे और तैयार होता है, और डिटेल निकल के आती है कि भाई सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले बताओ कौन सी लेयर बनी? सबसे पहले कौन सी बनी? सबसे पहले कौन बनेगी? सबसे पहले कौन सी बनेगी? एंडोडर्म बनेगी। सबसे पहले एंडोडर्म। दूसरे नंबर पे कौन बनेगी? एक्टोडर्म बनेगी। और तीसरे नंबर पे कौन बनेगी? मेसोडर्म। भूलोगे तो नहीं, बात समझ में आ गई।
अब कोई भी ये ना कहे कि एक्टो नाम पहले आता है तो एक्टोडर्म पहले बनेगी ना, सबसे पहले एंडोडर्म बनेगा, देन एक्टोडर्म विल बी कंफर्म्ड एंड फाइनली द मीजोडर्म। जिन एनिमल्स के अंदर ये 2-3 लेयर हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का डेवलपमेंट बताया, जहां सिर्फ 2 ही हैं, है ना, जहां सिर्फ 2 लेयर्स रहेंगे वहां पे हम लोग नाम दे देंगे, नाम क्या दे देंगे उनको, डिप्लोब्लास्टिक केसेस। ठीक है, तो दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। शुरुआत में हर एक एम्ब्रियो इसी तरीके से क्या होता है, सैंडविच जैसा होता है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो हो चाहे कोई और, वो इसी तरीके से दिखेगा। ये 2 डिस्क एक के ऊपर एक अरेंज है एक तरीके से, ये बीच में हो गई, एक साइड से देखोगे तो डिस्क ऐसे दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इस तरीके से होता है, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन है। तो ये 3 लेयर्स बन गए। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, ये जो प्रोसेस हुआ दिस इज कॉल्ड, इसका नाम होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ये प्रोसेस कौन सी कंप्लीट हुई, गैस्ट्रुलेशन। नाउ लेट अस, ये फेट ऑफ जर्म लेयर्स, फेट ऑफ जर्म लेयर्स, इस सीरीज में ये इंफॉर्मेशन, इस कॉन्सेप्ट की आखिरी इंफॉर्मेशन है। फेट ऑफ जर्म लेयर, क्या करती हैं जर्म लेयर, तो जर्म लेयर कौन सी जर्म लेयर कौन सा टिश्यू बनाती है, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे फेट ऑफ जर्म लेयर्स। तो दिस इज फेट ऑफ जर्म लेयर्स। भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा आपने, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल, THELIAL, एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यूज बॉडी की लाइनिंग्स बनाया करते हैं, चाहे पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग की लाइनिंग हो या फिर ऑर्गन्स की कवरिंग हो, ऑर्गन्स की लाइनिंग हो, वो भी यहां पे इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज, एंड लास्ट, इट इज नर्वस टिश्यू। हमारी बॉडी में इसी तरीके से ये 4, किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर ये 4 टिश्यूज हुआ करते हैं। ठीक है, ओरिजिन, यहां पे इनका ओरिजिन, एपिथेलियल टिश्यू, चूंकि हर एक ऑर्गन की ये कवरिंग बनाएगा, ये हर एक ऑर्गन की कवरिंग बनाएगा, तो आप ये समझ लो कि ऑर्गन्स की ओरिजिन अलग अलग है। तो डेफिनेटली इट कैन डेवलप फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स। दूसरी बात, कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम मीजोडर्म, मीजोडर्म ओनली। किससे बनेगा, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम मीजोडर्म ओनली, सिर्फ मीजोडर्म से बनेगा। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू सिर्फ मीजोडर्म से बनेगा। एक्सेप्शनल, यहां पे एक एक्सेप्शनल लिख लो, है ना, सीलियरी मसल ऑफ आई आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये क्वेश्चन भी रहता कहीं कहीं, सीलियरी मसल्स ऑफ आई, क्योंकि अब आई सिलेबस में नहीं है तो ये लेस फ्रीक्वेंट है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं सीधे, कहां कौन से ऑर्गन कौन सा सिस्टम किससे बन रहा है, तो ये कहानी मुझे पता लग गई। अब बात यह है कि इसमें सबसे बिजी टिश्यू, सबसे बिजी जर्म लेयर कौन सी है, तो अगर मैं देखूं तो मीजोडर्म हमें सबसे ज्यादा बिजी लेयर लग रही है। मोस्ट बिजी लेयर लिख लें, मोस्ट बिजी लेयर इज मीजोडर्म। मीजोडर्म सबसे ज्यादा बिजी लेयर हुआ करेगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गन यही बना रहे हैं। अब दूसरी बात यह कि है क्या कि इसमें जहां पे मीजोडर्म नहीं है उनमें वो ऑर्गन्स तो नहीं बनेंगे जो कि मीजोडर्म से बना करते हैं। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में यू विल नॉट फाउंड एनी मस्कुलर टिश्यू, एनी कनेक्टिव टिश्यू। कोई मस्कुलर या कनेक्टिव टिश्यू आपको वहां पे दिखाई नहीं देंगे।
ठीक है, तो दीज आर ओनली, दीज आर एब्सेंट, ये एब्सेंट हैं इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर ये दोनों टिश्यूज आपके एब्सेंट हैं, कारण कि भी यहां पे क्या नहीं है, यहां पे जो है मीजोडर्म है ही नहीं। अब जो दो ग्रुप हैं डिप्लोब्लास्टिक में, पोरीफेरा और नाइडेरिया, है ना, उनके लिए उनके एक्टोडर्म और उनके एंडोडर्म के नाम कुछ स्पेशल हैं। ठीक है, तो एक नीचे आगे कंटिन्यूटी करेंगे, एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, ये हो गया, दिस डन। तो राइट डाउन अ नोट। अब एक नोट करते हैं। अच्छा, एक चीज है, जो सीक्वेंस है ना, उसके एक हमारा तरीका है समझने पढ़ने का, जो यहां पे लिख रहे हैं उसी के अंदर से बातें निकलती हैं। ठीक है, रेंडमली कुछ नहीं आएगा, जो भी है वो यहीं से करते जाना है। जैसे कोई वर्ड आ गया तो हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, कोई एप्लीकेशन आ गई तो उसको अप्लाई करके और देख लेंगे। जैसे यहां पे एक एप्लीकेशन आया कि भाई जर्म लेयर्स हैं, तो कोई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में हमारे दो ही मेजर फाइलम है, पोरीफेरा, नाइडेरिया, और टीनोफोरा। जब नाइडेरिया कह दे तो टीनोफोरा एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ खास बात है तो वो यहीं पे बता दे, है ना। तो आप एक नोट लिखो यहां पे, इन फाइलम पोरीफेरा, जो कि पहला डिप्लोब्लास्टिक फाइलम है, इन पोरीफेरा एक्टोडर्म इज नोन एज, इन पोरीफेरा, बस ऐसे कर लेंगे इसको, पूरा स्टेटमेंट भी मत लिखो। पोरीफेरा में एक्टोडर्म को क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, और एंडोडर्म को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्टोडर्म को हम लोग कहते हैं पिनेकोडर्म। क्या कहते हैं बेटा, पिनेकोडर्म। और इनको एंडोडर्म को क्या बोलते हैं, कोएनोडर्म। वी कॉल देम, एंडोडर्म को हम कोएनोडर्म बोलते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि पिनेकोडर्म इज मेड ऑफ पिनेकोसाइट्स, स्पेशल सेल्स होती है पिनेकोसाइट्स। और बच्चे यहां पे कौन, कॉनोसाइट्स, और बेटे इनका नाम होता है कॉलर सेल्स। इंपॉर्टेंट है, दीज आर यूनिक सेल्स विच आर ओनली फाउंड इन दिस फाइलम। ठीक है, कैनाल सिस्टम में वाटर फ्लो करवाएंगे और वहां पे न्यूट्रिशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, जो कि हमने पोरीफेरा के अंदर अगर नाम सुना है इसका तो वो इस तरह से है। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है और बाकी चीजें होती हैं। पोरीफेरा फाइलम आएगा तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। दूसरा, नाइडेरिया के केस में, व्हाट इन दिस केस, मतलब व्हाट इज स्पेशल, इट इज, भाई एक्टोडर्म को क्या बोलोगे, यहां पे एक्टोडर्म है, इसको बोलेंगे एपिथीलियो मस्कुलर वॉल, और एंडोडर्म को बोलोगे गैस्ट्रोमस्कुलर वॉल। दिस इज गैस्ट्रोमस्कुलर वॉल। इन दोनों के बीच में, यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां पोरीफेरा में इट इज मीजोहाइल, यहां पे मीजोहाइल हुआ करता है। और बच्चे यहां पे क्या होता है, मीजो। हालांकि दोनों में कोई खास ज्यादा वो नहीं है, कंपोजिशन फर्क नहीं है, लेकिन यह है कि दोनों अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग जगह इनका नाम दिया हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि लेयर ऑफ मीजोग्लिया इज समवॉट थिनर, यहां पे थोड़ी सी ज्यादा होती है, और इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स फ्लोट करती हैं। उन सेल्स को आप नाम देते हो अमीबोसाइट्स। ठीक है, तो ये बात पोरीफेरा करेंगे तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट दिस। ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर, ये हमने समझ लिया है, इसका क्या रोल और किस तरह, चूंकि एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले यही चीज फॉर्म हो रही है, तो इसी के बेसिस को हमने फर्स्ट बेसिस बनाया क्लासिफिकेशन का। नाउ इसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज थी वो क्या थी,
सेकंड इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें बड़ा कुछ नहीं है, जो कल बता दिया था लगभग वही बातें हैं। तो सिंपली कुछ भी, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम जब चूंकि एक एक करके डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, मतलब इसमें थोड़ा सा जो है लिख लेते हैं ताकि सिमेट्री में दिखाई दे पूरा काम। तो थोड़ा सा जो है डिटेल ये लिख लिया सभी ना, हो गया, डन। नाउ आगे देखो, अब यहां पे क्या है। हाँ, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात, एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है सेल एग्रीगेटेड लेवल से। एनिमल किंगडम स्टार्ट्स विद सेल एग्रीगेटेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल एग्रीगेटेड लेवल, बुक में इसको सेल्यूलर ग्रेड भी लिख दिया है। सेलुलर ग्रेड लिखते हुए कभी कभी हमें कंफ्यूजन पोरीफेरा की उसकी प्रोटोजोआ की होने लगती है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सेल्यूलर ग्रेड है क्योंकि सेल्स अपना अपना काम कर रही है। यहां पे लेबर डिवीजन होता है इन सेल्स, बट ये बात इंपॉर्टेंट है, बट नो टिश्यूज। इसमें कोई टिश्यू नहीं हुआ करते, ठीक है, बट देर आर नो टिश्यूज। यहां पे टिश्यूज नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट इसमें बात है। और चूंकि लेबर डिवीजन है, ऑल्सो नोन एज दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक ऑफ सेल्स। और यहां पे पोरीफेरा, दिस इज ओनली फाइलम। और ग्रुप क्या था? इस बेसिस पे द नेम ऑफ ग्रुप वाज पैराजोआ, ठीक है। इसका जिक्र भी एनसीईआरटी में इस तरह से किया हुआ नहीं है, बट हमें जानना होगा कि ये पैराजोआ है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड जो है, जो लेवल है, सेकंड लेवल क्या है? टिश्यू ग्रेड। बेटा यहां पे कोई नो ऑर्गन्स, इसमें कोई ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, देर आर नो ऑर्गन्स, और टिश्यू ग्रेड रहेंगे। तो टिश्यू ग्रेड को जो नेम दिया गया है, द नेम इज मेटाजोआ। क्या नाम है बच्चों? द नेम इज, ग्रुप नेम इज मेटाजोआ। और बच्चों यहां पे सिर्फ दो ही ग्रुप हैं, एग्जाम्पल यहां पे दो ही हमारे, मतलब जो हमारे गिवन सिलेबस में मेजर ग्रुप तो आ ही जाता, नाइडेरिया और दूसरा चेनोफोरा। ये दोनों मेटाजोआ के मेंबर्स हैं। तीसरा लेवल आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी कि टिश्यूज ने अब ऑर्गन्स बना लिए हैं। और डेफिनेटली आप ये देखो, इन दोनों ग्रुप्स के बाद ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, जान लो। इसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जहां शुरू हो गया, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में ट्रिप्लोब्लास्टिक केस में यू विल सी कि क्या दिख रहा है यहां पे, हमें प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक का, प्लेटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा। और बच्चों ग्रुप का नाम क्या आया? ग्रुप का नाम आया यू मेटाजोआ। द ग्रुप इज नोन एज यू मेटाजोआ। दिस इज यू मेटाजोआ। तो आप क्या देख रहे हो यहां पे? पैराजोआ, मेटाजोआ, यू मेटाजोआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ग्रुप के नाम दिए हुए। ओके, डन। क्लासिफाई कर लोगे, 11 के 11 इस तरह से प्लेस आउट है। पैराजोआ में सिर्फ पोरीफेरा, मेटाजोआ में बाकी के दो नेक्स्ट, ठीक है। और रेस्ट ऑफ 8 जो हैं दे आर इनसाइड,
मतलब कहां पे आएंगे, वो आएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंप्लीटली यूमेटाजोआ होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक आर यूमेटाजोआ। ओके, तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा इस तरीके से है, इसमें कोई खास उतनी डिटेल्ड मेहनत नहीं है, जो जर्म लेयर वाला कॉन्सेप्ट है उसी में थोड़ा सा हमें ज्यादा है, या फिर बॉडी कैविटी का, दो जगह पे थोड़ा वर्कआउट रहता है। अभी ये हो गया, समझ में आ गई बात। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा सिमेट्री, थर्ड कॉन्सेप्ट है सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या देख रहे हो, सिमेट्री कोई भी ऑब्जेक्ट या तो सिमेट्रिकल होगा या फिर एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है, यही चीज होगी सिमेट्री में, या तो एसिमेट्रिकल होंगे या सिमेट्रिकल होंगे। तो अब आप ही देखो कि सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कोई भी इस तरीके का होगा, उसको मैं कोई भी प्लेन से कट करूं, 1 से लेके n तक किसी भी प्लेन से मैं कट करूं, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ये दो बराबर हिस्से में तो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो है एसिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का आइडिया। अब एसिमेट्रिकल के बाद आती है बात सिमेट्री की। तो सिमेट्री का मतलब क्या है, सिमेट्री का मतलब यह है कि एटलीस्ट किसी एक प्लेन से, एटलीस्ट किसी एक प्लेन से वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो ऑर्गेनिज्म है वो दो हिस्सों में बराबर डिवाइड हो जाए, दो हिस्सों में बराबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में क्या आता है, सिमेट्रिकल कंडीशन क्या है, सिमेट्रिकल कंडीशन है एनी ऑब्जेक्ट ऑब्लिक organism if can be divided into 2 equal halves through at least one plane, through at least one plane। कोई भी एक प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कहेंगे। जैसे यहां पे कई सारे आइडियाज मैं दे देता हूं, ये कोई डिस्क है या स्फीयर है। अब एक बात है, ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे आप स्फीयर और डिस्क जब बनाते हो तो वो ये सर्कल ही बनता है, यानी कि तीन चीजें बोर्ड पे एक जैसी बनती हैं, स्फीयर, डिस्क और सर्कल, समझ रहे हैं। तो अगर स्फीयर, डिस्क या सर्कल है, उन सब की एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है कि दे ऑल हैव डायामीटर, है ना, दे ऑल हैव, मतलब उनका एक प्रॉपर बराबर सा एक डायमीटर होता है, ठीक है, और उसमें रेडियस होती है। क्या होती है उसमें, रेडियस होती है। तो यही इनका पॉइंट है। सेंटर से अगर मैं प्लेन कट करूं और वो प्लेन हमेशा कहां से गुजरे, सेंटर से गुजरे, मैं यहां पे प्लेन्स डालूं और हर एक सेंटर से गुजरे, तो ईच प्लेन विल डिवाइड दिस स्ट्रक्चर इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एक केस, हम सिलेंडर ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसको भी मैं इसी तरह कट करूं तो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मतलब शर्त यह कि लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जाएंगे, शर्त यह क्या है कि प्लेन लॉन्गिट्यूडनल जाएंगे और हर प्लेन सेंटर से गुजरेगा। तो ये चीज, ये जो स्ट्रक्चर है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यहां पे कोई डाउट, एनी ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म इफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स थ्रू एटलीस्ट वन प्लेन, ठीक है। स्पेलिंग देखने में दिक्कत आ रही हो, साफ नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसलिए इसको मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, एनी ऑब्जेक्ट ऑब्लिक ऑर्गेनिज्म इफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स थ्रू एटलीस्ट वन प्लेन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, ठीक है। अब ये सब थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स अप्लाइड है, जियोमेट्री टाइप की चीजें हैं, जियोमेट्री में ही आएगा ये सब, है ना, तो वही है। अभी यहां पे क्या है, तीसरी चीज ये है कि अगर मेरे पास कोई स्टार शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ये भी रियल में देखा जाए तो एक डिस्क ही का पार्ट होता है, इसको सेंटर से गुजारते हैं तो लगभग चीजें उस तरह से डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो एक
देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी, ये पूरा आइडियल रेडियल सिमेट्री है और ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिफर होते जा रहा है। फाइनली अभी ये स्टार ऐसे नहीं लग रहा कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे करके खड़ा हुआ है, तो अब रियल में काफी कुछ और बदला। स्टारफिश में ऐसी सिमेट्री पेंटामेरस आई और ये पेंटामेरस सिमेट्री आगे चल के, ठीक है, इस तरह हो गई। कुछ देखो कुछ बदला। अब यहां पे क्या हो पा रहा है बच्चों, यहां सिर्फ एक प्लेन है, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। हियर इट इज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, मीडियन दिस इज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। हर एक केस में स्ट्रक्चर्स बराबर डिवाइड हो रही हैं, मोर देन वन प्लेन के साथ यहां पे डिवाइड हो सकती है, तीसरे वाले में थोड़ा हमें इमेजिन करना पड़ रहा है, बाकी दो तो बिल्कुल सही है। तो यहां पे ये जो तीनों केस हैं दे आर कॉल्ड एज सिंपली रेडियल सिमेट्री, दे आर कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे इसको, वी कॉल इट रेडियल सिमेट्री, इसको रेडियल सिमेट्री कहा जाएगा। दिस इज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और यहां सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड कर पा रहा हूं, तो दिस इज बाइलेटरल, BILATERAL, बाइलेटरल सिमेट्री। यू कैन सी हियर द इवोल्यूशन ऑफ सिमेट्री, इवोल्यूशन ऑफ सिमेट्री। स्टार को कैसे बाइलेटरल में समझ पा रहे हो आप, ओके। कभी कभी हम ह्यूमन डायग्राम भी ऐसे स्टार जैसा ही बना देते, बस इसमें क्या है कि यहां पे ऐसे नाक मुंह बना देंगे तो ये ह्यूमन जैसा लगने लगेगा। कहीं ना कहीं देख रहे हो ना, कुछ ये हो रहा है आगे चल के, ओके। तो ये समझ लो दिस इज एडवांस सिमेट्री। सीक्वेंस में एडवांस कौन पढ़ रहा है, ये वाला। अब सीक्वेंस में पेंटामेरस, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज पेंटामेरस, पेंटामेरस सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे, बाइरेडियल, दिस इज बाइरेडियल। ये सिलेंड्रिकल चीजों में एग्जाम्पल इसका हाइड्रा, CNE मॉन, इसका एडल्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एडल्ट इकाइनो डर्म्स। और ये कौन, प्लेटीटू, है ना। तुमने क्या ऑब्जर्व किया, सर ये तो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, ये तो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा तो ये तो बात सही निकलेगी, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर क्या, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसमें ग्रुप का नाम क्या देंगे, ग्रुप का नाम देंगे बाइलेट्रिया, बाइलेट्रिया, ग्रुप का नाम क्या बनेगा, बाइलेट्रिया। तो बाइलेट्रिया के मेंबर प्लेटीटू लेके कॉर्डेटा, ठीक है। बाइलेट्रिया के सारे यूमेटाजोआ बाइलेट्रिया होते हैं। कल चार्ट बनाया था, उसको वापस कर लेंगे। जिनको भी कोई रिवीजन करना है, अभी आज थोड़ा सा था, तो यू विल गेट दिस, ये ऑनलाइन भी आपको मिला रहेगा, ओके। नाउ इसमें रेडियली सिमेट्रिकल केसेस में आप क्या देख रहे हो, ये इसको छोड़ दो यहां पे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस रहता है। रेडियल सिमेट्री तो है, बट इट विल बी फाउंड ओनली इन केस ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट इकाइनोडर्म्स में हमें ये सिमेट्री मिलेगी। रेडियल सिमेट्री में ये सिंपल रेडियल, दिस इज सिंपल रेडियल। मैं दोबारा बता दे रहा हूं, सबसे पहले सिंपल रेडियल सिमेट्री होती है, उसके बाद बाई रेडियल होती है, उसके बाद पेंटामेरस होती है, उसके बाद बाइलेटरल होती है। सिंपल रेडियल सिमेट्री जैसे आपको मिलेगी जेलीफिश में, जेलीफिश के अंदर, ठीक है, इस तरह की सिमेट्री आपको मिल जाएगी, ओके। ये सिमेट्री जो है इसके अलावा टीनोफोरा में भी मिलेगी, और बाय रेडियल में आपको हाइड्रा में, दिस इज एक्चुअली रेडियल सिमेट्री। तो बच्चों ये जो ग्रुप है ना, ये दोनों वाले, ये ध्यान कर लो, ये दोनों वाले जो ग्रुप है, दीज टू, यानी कि सिंपल रेडियल और बाई रेडियल, ये एम्ब्रियो से लेके एडल्टहुड तक सभी ये मिलती है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड रेडिएटा, रेडिएटा। यानी कि एनिमल किंगडम में ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री देयर आर टू ग्रुप्स, रेडिएटा
देर आर टू ग्रुप्स, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। देर आर टू ग्रुप्स, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। कॉन्सेप्ट ओके हो गया, समझ में आ गई बात आपको? तो रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया, दीज आर टू एनिमल ग्रुप्स। अब सवाल यह है कि सर पेंटामेरस कहां जाएगा? तो नीचे नोट लिख लीजिए, यहां पे नोट एक्सटेंड करो, नोट एक्सटेंड करो, नोट एक्सटेंड करो। नोट में लिखेंगे एडल्ट इकाइनोडर्म्स, एडल्ट इकाइनोडर्म्स, एडल्ट इकाइनोडर्म्स, ये सब नीट के क्वेश्चंस हैं। एडल्ट इकाइनोडर्म्स, adult echinoderms possess radial symmetry। कौन सी है? पेंटामेरस टाइप में रेडियल सिमेट्री, दे हैव रेडियल सिमेट्री, बट their embryos are bilaterally symmetrical। और याद रखना, हमेशा हम प्रेफर करते हैं एम्ब्रियो को, जो फीचर एम्ब्रियो का होता है उसी को हम मेन मानते हैं, ठीक है? तो ये एडल्ट में तो रेडियल है और इधर बाइलेटरल है, हेंस या सो फाइलम इकाइनोडर्मेटा आर bilateria, not रेडिएटा नहीं है, वो क्या है? बाइलेट्रिया है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि भाई बाइलेट्रिया ये रेडिएटा है, मतलब रेडियल सिमेट्री कहां कहां मिलेगी। अब एक क्वेश्चन आए जैसे कि वेयर द रेडियल सिमेट्री इज फाउंड, तब तो इकाइनोडर्मेटा का नाम आएगा एडल्ट में, ठीक है? अगर ये कहा जाए रेडिएटा के मेंबर कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। विच आर द मेंबर ऑफ रेडिएटा? नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। नाइडेरिया एंड टीनोफोरा क्यों? क्योंकि उनके अंदर ट्रूली रेडियल सिमेट्री है। पेंटामेरस में इसलिए नहीं, क्योंकि इकाइनोडर्म्स के एडल्ट में ये सिमेट्री होती है, लार्वल फॉर्म में वो बाइलेट्रिया होते हैं। एक तो ये आपका केस स्टडी है नंबर 1। दूसरा केस क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस है स्नेल्स का। स्नेल्स या मोलस्का की क्लास है गैस्ट्रोपोडा, वहां की बात मैं कर रहा हूं। स्नेल्स का केस है, स्नेल्स का केस। सो स्नेल्स, snails are asymmetrical. Snails are asymmetrical due to torsion, torsion of shell। torsion का मतलब है ट्विस्टिंग। स्नेल की बॉडी इस तरह से होती है, इसका शेल ट्विस्टेड होता है, स्पाइरल है। और स्पाइरल्स जो होते हैं, स्प्रिंग्स जो होते हैं, उन्हें किधर से भी कट करो वो एसिमेट्रिकल ही रहेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है और स्नेल्स एसिमेट्रिकल होते हैं, एडल्ट एसिमेट्रिकल होते हैं। बात वही है कि जो इनके लार्वा होते हैं दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है? स्नेल्स आर एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्शन, बट लार्वा फॉर्म इज, क्योंकि एक ही लार्वा होता है, लार्वा फॉर्म इज bilaterally symmetrical, hence it is a bilateria। ये bilateria है।
ठीक है, हैंस इट इज बाइलेट्रिया, इसको बाइलेट्रिया माना जाएगा। सिमेट्री फिक्स कहां पे नहीं है, तीसरा कंडीशन, तीसरी बात, सिमेट्री इज नॉट फिक्स्ड, सिमेट्री इज नॉट फिक्स्ड इन पोरीफेरा यानी कि पैराजोआ। पैराजोआ में सिमेट्री फिक्स नहीं है, सिमेट्री इज नॉट फिक्स इन पैराजोआ, सो दैट दिस ग्रुप इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, दिस ग्रुप इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये सिमेट्री के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, CONTEXT, इस रेफरेंस से बाहर है, हम सिमेट्री के लेवल पे उसका कोई ग्रुप बनाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री फिक्स नहीं है, कभी वो रेडियल दिखेगा, कभी बाइलेटरल दिखेगा, कभी एसिमेट्रिकल दिखेगा, तो दैट्स व्हाई पोरीफेरा के बारे में ऐसा नहीं। तो पोरीफेरा को छोड़ दूं तो अगले जो फाइला होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो रेडिएटा होते हैं या फिर बाइलेट्रिया हुआ करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पता लग गए, ये आपके नीट के क्वेश्चन है। टॉर्शन का मतलब ट्विस्टिंग ऑफ शेल है, ये बात याद रखना। ये रेयर क्वेश्चन है कि जब आपसे पूछ लें कि क्यों ये जो गैस्ट्रोपॉड्स हैं, हाँ एक बात और, कभी कभी स्नेल नहीं लिखा आएगा, क्या आएगा, गैस्ट्रोपॉड्स, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा इज अ क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का, दिस इज द क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। यस, डन, ओके। तो ये हमारे शुरू के जो कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर हुआ हमारा, जर्म लेयर we have done level of organization, we have done symmetry, तो 3 major we have done completed। जो चूंकि इसके बाद जो है बॉडी कैविटी वो थोड़ा सा उसी तरह लेंदी है जैसा कि शुरू वाला था जर्म लेयर वाला, तो इस क्लास में उसको नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग जो बाकी के दो हैं अभी, एक तो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर लास्ट वाला और बॉडी कैविटी। तो हर जगह पे बॉडी कैविटी कैसी है उसका भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो आज मेरे ख्याल में ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये पूरा मतलब जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, वो आपके क्लियर हो गया। अभी तक हमने टॉपिक्स कौन कौन से कवर करे हैं, वी हैव डन द लिविंग वर्ल्ड। हमने दूसरा टॉपिक क्या किया, दूसरा टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू एनिमल किंगडम, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं विद रेफरेंस टू एनिमल किंगडम क्योंकि बाकियों को मैंने उसमें टच नहीं किया है, ठीक है। और अब हम तीसरी चीज क्या कर रहे हैं, तीसरी चीज कर रहे हैं एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो रहा है कंप्लीट। अब इसकी 2 बातें रह गई हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग दीज 2 थिंग्स एंड द की फीचर, एक एक जो की फीचर हुआ करता है वो मैं रिपीट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में ये डेटा, और अभी आप इसका रिवीजन करो, ठीक है जी। एनी डाउट फॉर दिस, सबका हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।